Good morning, students. Today we are discussing the topic Introduction to Accountancy and Basic Terms of Accounting. These are the foundations concept. Let's start. Introduction to Accountancy and Basic Terms of Accounting. सपोज कीजिए कि आप एक बड़े से सुपरमार्केट में जाते हैं और ओनर से आप पूछते हैं कि आपको कितना प्रॉफिट हो जाता है एक साल में, या आपके पास कितना कैश है, आपने कितने कस्टमर्स को उधार दे रखा है और कितने लोगों की देनदारी आपको चुकानी है, आपके बिजनेस की टोटल वैल्यू क्या है। अब बताइए, अगर उसके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स ना हो तो क्या इन क्वेश्चंस के आंसर वो दे पाएगा? बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा। तो यही सिचुएशन है जहाँ पे अकाउंटेंसी पिक्चर में आती है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन बोलूँ या कॉन्सेप्ट बोलूँ तो अकाउंटेंसी इज ऑफन कॉल्ड द लैंग्वेज ऑफ business because it communicates the financial activities and health of a business in a systematic and understandable manner। मतलब अकाउंटेंसी को हम बिजनेस की भाषा कहते हैं। बिजनेस तो अपने बारे में कुछ कह नहीं पाएगा, तो अकाउंटेंसी या उसकी जो फाइनेंशियल वैल्यूज है वो हमें बतलाती हैं कि बिजनेस कितना अच्छा है या उसमें किस किस तरह की फाइनेंशियल एक्टिविटियां इन्वॉल्व हैं। अकाउंटेंसी यही इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिक और अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करती है। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी फर्स्ट चैप्टर है, तो हम देखते हैं कि व्हाट इज अकाउंटेंसी। अगर डेफिनेशन में देखें तो अकाउंटेंसी एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ पे जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होते हैं पहले उनको आइडेंटिफाई करा जाता है, फिर रिकॉर्ड करा जाता है, उनको नोट करा जाता है, डिफरेंट में क्लासीफाई करा जाता है, समराइज करा जाता है, उनको एनालाइज करा जाता है, उनको इंटरप्रेट करा जाता है फॉर देयर मीनिंगफुल मीनिंग एंड कम्युनिकेट करा जाता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वेरियस यूजर्स को। जब भी कोई बिजनेस कुछ सामान खरीदता है, वो सामान बेचता है, सैलरी देता है, मशीनरी लेता है, लोन लेता है, कोई इनकम लेता है, ये सारी एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती हैं और अकाउंटिंग के द्वारा एनालाइज करी जाती हैं। इस सिंपल डेफिनेशन देखिए तो अकाउंटेंसी इज द प्रोसेस ऑफ कीपिंग track of all financial transactions of a business and presenting them in a useful form for decision making। सपोज अमन ने एक स्टेशनरी शॉप उसने ओपन करी, तो पहले महीने में उसने 5 लाख रुपए का अपना फंड लगाया, है ना। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हमें अपना एक फंड लगाना पड़ता है। उसके बाद उसने गुड्स परचेज करे, सामान खरीदा 2 लाख रुपीज का, सामान बेचा 1.5 लाख रुपए का, रेंट दिया 10,000 रुपए, सैलरी दी 15,000 रुपए। लेकिन अगर अमन कोई रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करेगा तो उसे पता ही नहीं चल पाएगा कि उसने प्रॉफिट बनाया या लॉस बनाया, या उसका कितना खर्चा हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना स्टॉक उसके पास अभी है, उसका बिजनेस अच्छा चल रहा है, ग्रो हो रहा है या नहीं। तो इन सब क्वेश्चंस के आंसर के लिए अकाउंटेंसी की जरूरत होती है। अकाउंटिंग हेल्प्स आंसर ऑल दीज क्वेश्चंस। व्हाई डू वी नीड अकाउंटिंग? अगर जो एक इमेजिन कीजिए एक छोटा स्मॉल बिजनेस ओनर है तो उसके ट्रांजेक्शन्स इतने नहीं होंगे, वो इजीली उनको अपने दिमाग में रख सकता है कि उसका कितना इनकम हुआ, कितना उसने सामान बेचा, कितनी सेल है, कितने लोगों ने उसका उधार दे रखा है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस ग्रो होता है ट्रांजेक्शन इंक्रीजेस, कस्टमर इंक्रीजेस, सप्लायर्स इंक्रीजेस, एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, और ह्यूमन मेमोरी तो बहुत लिमिटेड है। अगर हम कागजों में भी लिख रहे हैं तो वो बहुत लिमिटेड उसका स्टेबिलिटी है। तो अकाउंटिंग प्रोवाइड्स अ परमानेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड रिलायबल रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पर्पस क्या है, क्यों हम कर रहे हैं अकाउंटिंग? अकाउंटिंग इज परफॉर्म टू अचीव स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। जो अभी हमने जैसे डिस्कस करा कि अकाउंटिंग का पहला पर्पस है या पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को या जो फाइनेंशियल डीलिंग हुई है उनको एक सिस्टमैटिक मैनर में रिकॉर्ड करता है। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू मेंटेन अ कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन। विदाउट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इंफॉर्मेशन खो जाएगी, गलतियां होने के चांस हैं, फ्रॉड हो सकते हैं। एग्जाम्पल, अ शॉपकीपर रिकॉर्ड एवरी सेल एंड परचेज in the books of account. This ensures no transactions is for। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव होता है अकाउंटिंग का ये है टू असर्टेन प्रॉफिट और लॉस। हर बिजनेस ओनर है वो जानना चाहता है कि उसका बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस हो रहा है।
इस सवाल का जवाब हमें मिलता है जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको रेवेन्यू हुआ अपने इनकम कमाई सेल से 5 लाख रुपए, खर्चे हो गए रेंट सैलरी इलेक्ट्रिसिटी के सब मिला के 1,70,000 रुपए। तो जब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, तो हमें पता चलता है कि हमें 3,30,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद अगला थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। जो प्रॉफिट है उससे हमें फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता नहीं चल पाती। एक बिजनेस का प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन हो सकता है उसने काफी लोन लिए हों, तो उसको इंटरेस्ट चुकाना पड़ेगा। आप तो प्रॉफिट में से जब इंटरेस्ट माइनस करेंगे तो इफेक्ट हो जाएगी उसकी कैश पोजीशन। तो अकाउंटिंग हेल्प्स डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू द बैलेंस शीट। तो एक हम P&L बनाते हैं डे टू डे अपने खर्चे और इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, और एक बैलेंस शीट बनती है जिसमें पूरे साल में जो हमारा फाइनेंशियल पोजीशन है, जो हमारे खर्चे या इनकम के पूरा रिकॉर्डिंग करने के बाद जो प्रॉफिट या जो हमारे असेट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट हुए वो हम शो करते हैं। तो बैलेंस शीट में असेट्स आते हैं, लाइबिलिटीज आती है, कैपिटल आती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे। टू फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट या अकाउंटेंसी का सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट यूज है वो यही है कि उनके आधार पे कोई निर्णय लिए जाते हैं। मैनेजमेंट यूजेस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू मेक डिसीजंस रिगार्डिंग एक्सपेंशन, इन्वेस्टमेंट, प्राइसिंग, कॉस्ट कंट्रोल। फॉर एग्जांपल अगर सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो मैनेजमेंट सोच सकता है एडवर्टाइजिंग कर लें। खर्चे बढ़ रहे हैं तो मैनेजमेंट अननेसेसरी कॉस्ट को कट करेगा। अगर एक बिजनेस ओनर देखता है कि मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, मुझे मुनाफा नहीं हो रहा, तो वो सोच सकता है कि ठीक है मुझे बिजनेस करना है नहीं। या अगर उन्हें लगता है बहुत मुनाफा हो रहा है तो वो उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव है टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट। जब भी हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं तो हमारी कुछ कानूनी रिक्वायरमेंट्स होती है जो हमें फुलफिल करनी होती है। इन्हें स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स भी करते हैं। तो उसके लिए भी आपके अकाउंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। सरकार उन्हीं अकाउंट्स को देखकर कुछ निर्णय लेती है, उन्हीं के आधार पे आपको काफ़ी सारे टैक्स भरने पड़ते हैं। गवर्नमेंट रिक्वायर्ड बिजनेसेस टू मेंटेन अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स फॉर इनकम टैक्स, GST, ऑडिट्स, कॉर्पोरेट रेगुलेशंस। ओके। अब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन है? कौन लोग हैं जो अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का यूज करते हैं? तो काफी सारे लोग हैं। इंटरनल यूजर्स, सबसे पहले तो ओनर्स, जो बिजनेसमैन हैं जिनका पैसा लगा हुआ है बिजनेस में। ओनर्स जानना चाहते हैं कि मैंने कितना मुनाफा अर्न करा, मेरी जो फाइनेंशियल पोजीशंस है वो क्या है, मेरे पास कितने असेट्स हैं, कितनी देनदारियां हैं। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब कि मैंने जितना पैसा लगाया था, क्या उतना पैसा मैंने कमा लिया है, उतना प्रॉफिट मैंने कमा लिया है। जो बिजनेस के मैनेजर्स होते हैं, जो डे टू डे एक्टिविटीज को मैनेज कर रहे होते हैं, उन्हें भी जानना होता है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से हमारा स्टेटस क्या है। मैनेजर यूज करते हैं इस अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के लिए प्लानिंग और कंट्रोल के लिए। और जो बिजनेस के एम्प्लॉयज हैं वो इंटरेस्टेड होते हैं कि बिजनेस कैसा है। उसी के आधार पे वो अपनी जॉब सिक्योरिटी को देखते हैं, सैलरी ग्रोथ को देखते हैं और कंपनी की परफॉर्मेंस का अंदाजा लगा सकते हैं। एक्सटर्नल यूजर्स कौन है? जो इन्वेस्टर्स हैं, जो किसी बिजनेस में अपना पैसा लगाना चाहते हैं, वो उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बैलेंस शीट देख के अंदाजा लगाते हैं कि ये प्रॉफिट फायदे का है या नुकसान का है। इन्वेस्टर्स वांट टू नो वेदर द कंपनी इज प्रॉफिटेबल। बैंक स्टडी करते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको लोन देने से पहले, क्योंकि अगर कोई बिजनेस अच्छा है, चलता हुआ बिजनेस है, तो बैंक को भी पता है कि उनका पैसा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर कोई डूबा हुआ बिजनेस है तो बैंक को फिर ये शक है कि उनका पैसा शायद वापस ना आए, और इसीलिए शायद वो लोन भी ना दे। गवर्नमेंट सरकार अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को यूज करती है आपकी टैक्स कैलकुलेशन के लिए, कि कहीं टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही, या आप प्रॉपर टैक्स भर रहे हैं या नहीं। क्रेडिटर्स, जो हमें अपना माल उधार पे देते हैं, उनको भी बहुत जानना जरूरी है कि किसी भी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसी है, क्या वो मेरा पैसा चुका पाएगा। उसी आधार पे वो क्रेडिट पे अपना सामान आपको देंगे। तो सप्लायर्स को भी एश्योरेंस चाहिए होती है कि बिजनेस अपना उधार और जो देनदारी है वो चुका पाएगा। ठीक है, ये था यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। So our next topic is basic accounting concept. So accounting is based on certain fundamental principles called accounting concept. The first one is business entity concept. इस concept में ये कहा जाता है कि जो business है
और जो बिजनेस का ओनर है जिसने उसमें पैसा लगाया है, वो दो सेपरेट एंटिटी है। हम उन दोनों के खर्चे, मुनाफे नुकसान को एक नहीं कंसीडर करते। ओनर बिजनेस ओन कर रहा है, बिजनेस उसका है, लेकिन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हम उन दोनों को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं कि राहुल स्टार्ट्स अ बिजनेस विद ₹1 लाख। फॉर अकाउंटिंग पर्पस जो बिजनेस है उसने 1 लाख रुपया कमाया और राहुल ने जो ओनर है 1 लाख रुपए का कैपिटल इन्वेस्ट करा, राइट। अब ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है कि पर्सनल और बिजनेस ट्रांजेक्शन को मिक्स कर दिया जाएगा तो प्रॉफिट कैलकुलेट नहीं हो पाएगा करेक्टली, और जो फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस होगी वो मिसलीडिंग होगी, वो क्लियर हमें इंफॉर्मेशन नहीं देगी। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इट इज सेड कि जो भी ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस्ड हो सकते हैं, जिसमें मनी इन्वॉल्व है, जिसमें पैसे का आदान प्रदान हुआ है या पैसा एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को दिया है, वही रिकॉर्ड करे जाते हैं। जो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस होते हैं वो इसमें रिकॉर्ड नहीं करे जा सकते। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे मशीनरी परचेज करी 50,000 की या सैलरी पे करी 20,000 की, वो रिकॉर्ड हो सकते हैं। लेकिन अगर ऑनेस्ट एम्प्लॉयज हैं, कम बिजनेस की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, ये फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि ये मॉनेटरी टर्म्स में एक्सप्रेस नहीं हो सकते या पैसे के रूप में हम इनको नहीं बता सकते, तो इसलिए ये रिकॉर्ड नहीं हो सकते। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। इसमें माना जाता है कि जो मेरा बिजनेस है वो एक फोरसीन फ्यूचर तक, जो एक फ्यूचर हम देख पा रहे हैं, एक लंबे समय तक चलेगा। हम कभी भी ये नहीं मानते कि मेरा बिजनेस कल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। हमेशा ये माना जाता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा। इसीलिए मान लीजिए कोई हम मशीनरी लाए जो 1 लाख रुपए की थी, बिजनेस ने कहा कि इसे 10 साल यूज करूंगा। उसने उसको लॉन्ग टर्म एसेट की तरह क्रिएट करा और उसके फायदे को 10 सालों में बांटा। तो अगर बिजनेस सोचेंगे कि मेरा बिजनेस 2 साल में खत्म होने वाला है, तो उसका ट्रीटमेंट डिफरेंटली होगा। इसको हम अकाउंटिंग में फिर डिफरेंट तरह से रखते हैं, राइट। नेक्स्ट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसमें है कि असेट्स आर रिकॉर्डेड एट देयर ओरिजिनल परचेज प्राइस। जिस भी परचेज प्राइस पे हम कुछ सामान खरीद कर लाते हैं, ऑन दैट पर्टिकुलर डे उस प्राइस पर वो रिकॉर्ड होता है। हो सकता है भविष्य में उसकी प्राइस बढ़ जाए, परंतु अकाउंटिंग में उसका जो रिकॉर्डिंग है वो उसके इनिशियल कॉस्ट प्राइस पर ही रहेगी। जैसे कि लैंड हमने परचेज करी मान लीजिए 2020 में 5 लाख की, आज 25 में उसकी मार्केट वैल्यू 12 लाख है, लेकिन वो 12 लाख पे नहीं रिकॉर्ड होगी, वो 5 लाख के इनिशियल रिकॉर्डिंग वैल्यू पर ही रहेगी, ठीक है। अकाउंटिंग रिकॉर्डिंग still shows the original cost unless specific standards require evaluation. अगर evaluation का कोई requirement है या revaluation का, तो वहाँ पे वो change हो सकता है, otherwise it would be same. Dual concept aspect, ये बहुत बेस अकाउंटिंग का कि every transaction has two effects. This concept forms the foundation of double entry bookkeeping. हम अकाउंटेंसी में हमेशा ये कहते हैं कि डबल एंट्री बुककीपिंग है, यानी 2 एंट्रियां हैं। हर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में 2 अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, एक पैसा देगा एक पैसा लेगा, है ना, एक सामान देगा एक सामान लेगा, तो 2 पार्टीज इन्वॉल्व होंगी। एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर लिया 20,000 रुपए कैश का, ठीक है। क्या 2 अकाउंट्स हमारे इफेक्ट हुए? फर्नीचर आया, कैश गया, फर्नीचर इंक्रीजेस, कैश डिक्रीजेस, both aspects must be recorded, right? Next one is basic terms of accounting. Now let's understand the most important accounting terms. These are capital. Capital क्या होता है? Capital is the amount invested by the owner in the business. It represents the owner's claim on business assets. जो भी पैसा जो बिजनेसमैन है, जो ओनर ऑफ द बिजनेस है, वो जो पैसा किसी बिजनेस में लगाता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, जिसको हिंदी में पूंजी भी कहा जाता है। तो उसने अपना कैपिटल इन्वेस्ट करा। फॉर एग्जाम्पल, ओनर इन्वेस्ट ₹3 लाख, तो उस बिजनेस की कैपिटल क्या कहलाएगी? 3 लाख रुपए की। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स रेफर टू द मनी और गुड्स विड्रॉन बाय द ओनर फॉर पर्सनल यूज। ओनर जब अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से पैसा निकालते हैं तो उसे हम ड्राइंग्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ओनर विड्रॉस कैश 5,000, गुड्स वर्थ 2,000। गुड्स का यहाँ पे मतलब होता है सामान। टोटल ड्राइंग्स 7,000। तो ड्राइंग से कैपिटल रिड्यूस हो जाती है कि उसने 3 लाख रुपए लगाया था, परंतु उसने अब उससे 7,000 रुपए का सामान और कैश ले लिया,
तो उसकी कैपिटल घट जाएगी 7,000 रुपए से। नेक्स्ट इज असेट्स। असेट्स और लायबिलिटीज दो टर्म्स है जो हम बहुत सुनते हैं और बहुत ही मेजरली यूज होती हैं अकाउंटेंसी में। तो असेट्स आर रिसोर्सेज ओन्ड बाय बिजनेस दैट प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। ये वो रिसोर्सेज हैं जिनको हम भविष्य में, जिनका हमें फायदा होता है, इनसे हम इनकम अर्न करते हैं, इनसे हम अपना बिजनेस चलाते हैं। असेट्स का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? उसकी वैल्यू होती है, वो ओन और कंट्रोल करे जाते हैं बिजनेस के द्वारा और वो इनकम जनरेट करने में हेल्प करते हैं। टाइप्स ऑफ असेट्स क्या है? करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। करंट असेट्स क्या है? कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर। एग्जाम्पल, कैश है आपके पास तो आप वो तुरंत में यूज कर सकते हैं। बैंक बैलेंस है तो बैंक से भी आप पैसा लाके यूज कर सकते हैं। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब जो भी सामान आप बेच रहे हैं उसका स्टॉक आपके पास है तो उसको भी आप सेल कर सकते हैं इजीली। डेटर्स मतलब वो लोग जिन्होंने आपका उधार चुकाना है, राइट? तो ये सब आप इजीली विद इन अ ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू कैश। नॉन करेंट एसेट्स यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म बिजनेस ऑपरेशन, जैसे कि लैंड है। लैंड का हम कभी भी खरीद बेच नहीं करते, लैंड हम लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लेते हैं, उसको यूज करते हैं बिजनेस में। सिमिलरली बिल्डिंग है, बिल्डिंग भी हम बिजनेस के यूज के लिए होती है, वहां पे आपका ऑफिस हो सकता है, आपका काम चालू हो सकता है। नेक्स्ट इज मशीनरी। मशीनरी से भी आप अपने बिजनेस के जो ऑपरेशंस है वो कैरी आउट करते हो। फर्नीचर, फर्नीचर भी लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है, वो बहुत शॉर्ट टर्म में आप खरीद बेच नहीं करते। सिमिलरली लायबिलिटी, जैसे असेट्स है वो चीजें जो हमें फायदा पहुंचाती है, लायबिलिटीज है जो हमें चुकानी है, जो हमारी ऑब्लिगेशंस है। लायबिलिटीज और ऑब्लिगेशंस दैट द बिजनेस मस्ट पे इन द फ्यूचर, जो कि उनको भविष्य में देनदारी चुकानी है। फॉर एग्जाम्पल, अ बिजनेस टेक्स अ लोन ऑफ ₹1 लाख, द लोन मस्ट बी रीपेड, देयरफॉर इट्स अ लायबिलिटी। उसने 1 लाख रुपए का लोन लिया तो उसको चुकाना पड़ेगा, है ना? तो वो एक तरह से हमारी लायबिलिटी है, हमारे ऊपर एक मजबूरी है जो हमें पूरी करनी पड़ेगी भविष्य में। टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज भी, करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी वही होती है जो हमें 1 साल के अंदर अंदर चुकानी है, जैसे कि क्रेडिटर्स, जिन लोगों ने हमें उधार पे सामान दिया उन्हें हमें चुकाना पड़ता है। आउटस्टैंडिंग सैलरीज, सैलरीज भी हम बहुत लॉन्ग टर्म पेंडिंग नहीं रखते, वो भी हमें साल भर में चुकानी होती है। जीएसटी पेबल, ये एक कानूनी रिक्वायरमेंट है, तो जीएसटी को भी हमें साल खत्म होने तक चुकाना होता है। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी क्या है? जैसे कि ये 1 साल के बाद भी चुकाए जाते हैं, जैसे बैंक लोन बहुत लंबे समय तक चलते रहते हैं, 5 साल 10 साल। डिबेंचर्स, अगर हमने किसी से डिबेंचर के रूप में उधार लिया है तो वह भी हम लंबे समय के बाद चुका सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स। गुड्स आर आइटम्स परचेज फॉर रीसेल। गुड्स मतलब सामान, जो सामान हम खरीद के लाते हैं, जो हमारे बिजनेस का हिस्सा बनते हैं, जिसको हम बेचते हैं अपने कस्टमर्स को। फॉर एग्जाम्पल, इन अ ग्रोसरी स्टोर, राइस, शुगर, ऑयल, दीज आर गुड्स। However, furniture purchased for office use is not considered as goods. तो गुड्स का मेनली अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो गुड्स वो सामान होते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और जिनकी हम खरीद बेच करते हैं रेगुलर बेसिस पे। अगर मैंने अपने बिजनेस के लिए कुछ फर्नीचर ले लिया या बिजनेस के यूज के लिए गाड़ी ले ली तो वो मेरी गुड्स नहीं है, क्योंकि वो मेरी असेट है, उसका मैं अपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म में इस्तेमाल करने वाला हूँ। सिमिलरली नेक्स्ट वर्ड है परचेजेस। जो हम गुड्स सामान खरीद के लाते हैं रीसेल करने के लिए, वो कहलाते हैं परचेजेस। फॉर एग्जाम्पल, परचेज गुड्स वर्थ 50,000, तो परचेजेस हो गई 50,000। सेल क्या होती है? जो सामान हम लाए होते हैं वो जब हम बेचते हैं, this is called as sales. Goods sold to customers are called sales. For example, goods sold worth 80,000, तो sales हो गई 80,000. Stock, inventory. Stock means unsold goods remaining with the business. तो मान लीजिए हम अपने बिजनेस के लिए 1000 यूनिट लाए, ठीक है, खरीद के, तो परचेजेस 1000 हो गई, उसमें से मैंने 800 बेच दी तो मेरी सेल 800 हो गई, तो मेरे पास 200 यूनिट्स बच गई, तो वो मेरा स्टॉक है, इन्वेंट्री है। जो मेरा सामान नहीं बेचा बिजनेस का वो स्टॉक कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शुरू में अब मेरे पास 30,000 का स्टॉक था, फिर मैंने खरीद लिया 70,000, गुड्स सोल्ड करी 60,000, तो मेरे पास अब रिमेनिंग स्टॉक बचा इस साल के बाद 40,000, ठीक है। ये सामान मेरा रहता है, अगले साल की सेल में बिक जाता है। डेटर्स, डेटर्स आर पर्सन्स हु ओ मनी टू द बिजनेस। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे बिजनेस का उधार चुकाना है, ठीक है। तो ये हमारे लिए करंट असेट्स है। एग्जाम्पल, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू मोहित फॉर 10,000, मोहित बिकम अ डेटर, द बिजनेस हैज द राइट टू रिसीव मनी फ्रॉम हिम।
बिजनेस को अधिकार है कि वो डेटर से पैसा रिसीव करे। क्रेडिटर आर द पर्सन्स टू होम बिजनेस ओ द मनी, जिन्होंने बिजनेस को उधार दिया है तो हमें उनका पैसा चुकाना है। फॉर एग्जाम्पल, गुड परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम रमेश। हमारी नेक्स्ट टर्म है रेवेन्यू। रेवेन्यू इज द इनकम अर्न फ्रॉम द नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। जो हमारा एक्चुअल बिजनेस है, जो हमारा डे टू डे बिजनेस है, उससे जो हमें पैसा कमाते हैं वो रेवेन्यू कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, सेल करी हमने, सेल का रेवेन्यू। कोई सर्विसेज दी, कोई हमने सुविधा किसी को दी, कोई काम करा, उसका रेवेन्यू। कमीशन रेवेन्यू, कोई हमने काम करा जिसका हमें कमीशन मिला। रेवेन्यू इंक्रीजेस प्रॉफिट। रेवेन्यू जब जैसे जैसे मेरा इनकम बढ़ता है, मेरा बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ता है, मुझे प्रॉफिट बढ़ता है। एक्सपेंसेस क्या हुआ? हमारे खर्चे। एक्सपेंसेस आर कॉस्ट इनकर्ड टू अर्न रेवेन्यू। हम अपने बिजनेस में रेवेन्यू अर्न करने के लिए, उसको बिजनेस को चलाने के लिए जो खर्चे करते हैं वो एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे कि सैलरी दी, रेंट दिया, इलेक्ट्रिसिटी दी, एडवर्टाइजिंग करी, इंश्योरेंस दी, तो एक्सपेंसेस से हमारा प्रॉफिट रिड्यूस होता है क्योंकि वो हमारे खर्चे हैं। इनकम रेफर्स टू इंक्रीजेस इन इकोनॉमिक बेनिफिट्स। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड। इनकम वो चीज़ है जिससे हमारा मॉनेटरी टर्म्स में हमें बेनिफिट मिलता है, जैसे इंटरेस्ट मिला, रेंट मिला, डिविडेंड मिला। तो रेवेन्यू जो टर्म यूज हो रही है, बेसिकली वो यूज हो रही है जब हम अपने बिजनेस के नॉर्मल जो उसका प्रोसेस है उससे जो हम पैसा कमाते हैं या जो उसके लिए हम खर्चा करते हैं, दैट इज एक्सपेंसिव। इनकम अपार्ट फ्रॉम हमारे बिजनेस के अलावा जो हमें फायदा होता है बिजनेस को, जो एक्स्ट्रा इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड इनकम। एक्सपेंडिचर मीन्स स्पेंडिंग मनी और इंकरिंग एन ऑब्लिगेशन। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कुछ खर्चा करना, राइट। कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर है जहाँ पे हम ज़्यादा वॉल्यूम का पैसा खर्चते हैं और उसका बेनिफिट हमें काफ़ी सालों तक मिलता है, जैसे कि परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ बिल्डिंग। ये जो हम खर्चा कर रहे हैं, इसका जो मुझे बेनिफिट है वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा, तो इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जिस खर्चों का बेनिफिट मुझे शॉर्ट टर्म में मिलता है उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। बेनिफिट्स ओनली द करेंट अकाउंटिंग पीरियड। इसके एग्जाम्पल है सैलरी, रेंट, रिपेयर्स एक्सेट्रा। ठीक है। So our next term is profit. Profit arises when income exceeds expenses. जब हमारी इनकम हमारे खर्चों से, हमारे एक्सपेंसेस से ज़्यादा होती है तो हमें प्रॉफिट होता है, राइट। फॉर्मूला इज प्रॉफिट इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, हमें रेवेन्यू हुआ 2 लाख रुपीज़ का और हमारे एक्सपेंसेस है 1,20,000 के, तो हमें प्रॉफिट हुआ 80,000 का। लॉस, व्हाट इज लॉस? लॉस अकर्स व्हेन एक्सपेंसेस एक्सीड इनकम। इन केस अगर हमारे खर्चे हमारी इनकम से ज्यादा हैं तो हमें लॉस होता है। फॉर्मूला क्या है लॉस का? एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। नेक्स्ट टर्म इज वाउचर। वाउचर क्या हुआ? अ वाउचर इज अ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस सपोर्टिंग अ ट्रांजेक्शन। एग्जाम्पल्स, इनवॉइस, रिसीट, कैश मेमो, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं, कोई भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, तो वो ऐसा वर्बली नहीं हो जाता, उसके लिए कोई ना कोई कागज होगा। जैसे कि कोई मैंने सामान लिया तो उसके लिए मुझे एक बिल मिलेगा जिसे हम इनवॉइस कहते हैं। मैंने कोई पेमेंट करी तो उसके लिए मैं एक रिसीट मुझे मिलेगी कि मैंने पेमेंट करी है। कैश मेमो, जब भी हम किसी को कैश देते हैं तो हम एक मेमो में साइन करा सकते हैं उससे। डेबिट नोट, जब भी हम कोई चीज़ उधार पे दे रहे हैं या उधार पे ले रहे हैं उसके लिए हम डेबिट नोट या क्रेडिट नोट का यूज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अब ये एक बहुत अच्छा टॉपिक है, अकाउंटिंग इक्वेशन, द फाउंडेशन ऑफ अकाउंटिंग। जो भी हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है वो इस पे बेस्ड है। द एंटायर अकाउंटिंग सिस्टम इज बेस्ड ऑन वन सिंपल इक्वेशन विच इज assets equal to capital plus liabilities. This equation must always remain balanced. जो हम अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं उसमें एक साइड पे होते हैं हमारे assets और दूसरी साइड पे होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो इसका मतलब जो मेरी असेट वाली साइड है दैट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। मान लीजिए अमन ने स्टार्ट करा बिजनेस 1 लाख रुपए से, तो हमें कैश आया 1 लाख और कैपिटल साइड पे हुआ 1 लाख। तो यानी असेट साइड पे 1 लाख दिख रहा है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी साइड पे भी 1 लाख, तो इट इज बैलेंस्ड, राइट। तो असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज। तो असेट्स 1 लाख, कैपिटल 1 लाख, लायबिलिटीज 0, तो बैलेंस्ड है। ये पूरा हम काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट अपने टॉपिक में।
अब मान लीजिए सपोज अमन ने बैंक का लोन लिया 50,000, तो कैश 1 लाख था, 50,000 का लोन लिया तो 50,000 कैश और आ गया, तो कैश इंक्रीज हो गया 1 लाख प्लस 50,000 1.5 लाख। लाइबिलिटीज क्या हुआ, पहले कैपिटल 1 लाख था और अब लाइबिलिटीज में एक लोन आ गया 50,000 का, तो वो भी 1.5 लाख हो गया। तो अब जो हमारा 1-1 लाख का बैलेंस था वो 1.5 लाख से अगेन बैलेंस्ड हो गया। ठीक है, दिस बैलेंस इज मेंटेन्ड आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। जब हम कहते हैं कि हर एंट्री का डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है, दो तरफ वो इम्पैक्ट करता है, तो वो एक हेड होगा हमेशा असेट साइड का और दूसरा हेड होगा कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड का। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक हम बात करें वो सबसे ब्यूटीफुल टॉपिक है और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जितनी भी हमारे अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं वो इसके ऊपर बेस्ड होती हैं। तो इसको देखते हैं। इट्स कॉल्ड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स एंड गोल्डन रूल्स। अकाउंटिंग में हम बात कर रहे हैं बहुत अकाउंट्स हैं, बहुत एंट्रीज हैं, तो वो जितने भी अकाउंट्स आते हैं यानी जितने भी तरह की ट्रांजेक्शन्स होती है उनमें मेनली 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। लेट्स सी ये क्या होते हैं। पर्सनल अकाउंट का मतलब है जो किसी इंडिविजुअल, फर्म्स, कंपनीज, बैंक्स या इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड है, यानी आइदर किसी इंडिविजुअल या एंटिटी से रिलेटेड है। पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, यानी जिसने रिसीव करा उसको डेबिट की साइड रखेंगे और जिसने दिया उसको क्रेडिट की साइड रखेंगे। नेक्स्ट है, इसके एग्जाम्पल भी हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट होते हैं जो रिलेटेड टू असेट्स। इसका रूल क्या है, इट्स लाइक असेट्स एंड लायबिलिटीज। इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो हमारे पास आया उसको हम डेबिट साइड पे रखेंगे, जो हमारे पास से गया उसको क्रेडिट। द लास्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट। इट इज रिलेटेड टू एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स। तो ये रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी खर्चे या लॉसेस होंगे वो डेबिट साइड पे जाएंगे और जो भी इनकम और गेन्स होंगे वो क्रेडिट होगा। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। गोल्डन रूल्स थे ये जो भी हमने डिस्कस करे। एग्जांपल है जैसे पर्सनल अकाउंट, कैश पेड टू राम। तो इसमें राम पर्सनल अकाउंट है, इंडिविजुअल है, तो क्या एंट्री होगी, राम रिसीव्स मनी। तो अकाउंट कौन कौन से इन्वॉल्व हो गए, राम, पर्सनल अकाउंट, कैश अकाउंट था, रियल अकाउंट। तो राम ने मनी रिसीव करी तो हमने कहा था डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो राम ने अमाउंट रिसीव करी तो वहां पे वो डेबिट होंगे, राइट, डेबिट राम। और सेकंड अगर हम ये देखें रियल वाले में, रियल में हमने कहा था कि डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोस आउट। तो कैश बाहर जा रहा है तो क्रेडिट द कैश। तो दो अकाउंट इन्वॉल्व थे, पर्सनल और रियल, तो दोनों के रूल लग गए। ठीक है, इसको पूरे को हम डिटेल में विद एग्जांपल्स नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो एंट्री बनी डेबिट अकाउंट, राम अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000। रियल अकाउंट में हमने क्या कहा था, डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। फर्नीचर परचेज फॉर कैश, तो यहाँ पे मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर मेरे पास आया तो फर्नीचर हुआ डेबिट और कैश गया तो कैश हुआ क्रेडिट। तो एंट्री बनी फर्नीचर डेबिटेड टू कैश अकाउंट, राइट। नॉमिनल अकाउंट में सैलरी पेड, सैलरी मैंने दी, तो हमने कहा था कि जो हमारे लॉसेस या एक्सपेंसेस है वो डेबिट होंगे और जो इनकम और गेन है वो क्रेडिट होंगे। तो सैलरी टू कैश, दो अकाउंट इन्वॉल्व है, नॉमिनल सैलरी, तो सैलरी डेबिट हुआ, टू कैश जो कि एक रियल अकाउंट है, कैश गया तो वो क्रेडिट हो गया। तो सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू कैश। मान लीजिए अगर हमें इनकम मिलती, हमें कोई कमीशन मिलता है ना, तो हम क्या करते, मिला कैश, हमें मिला तो कैश अकाउंट डेबिटेड टू कमीशन। ओके, उसके बाद ये हमने कर लिया। तो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास और फिर हम मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। ओके, तो थैंक यू। और अगर आपको ये अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।